दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सेट 8 करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई का मेंस देने वाले हो या बीएसएससी का मेंस देने वाले हो, रेलवे ग्रुप डी, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जनरली पीसीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व करेंगे और जानेंगे कब क्या हुआ। तो अभी तक हमने 7 को सेट करा चुका है, ये आज का 8वां को सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 63 क्वेश्चन का हमने ये सेट लिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार जो था कहाँ का राजा था। तो आपको बता दें बिंबिसार जो था मगध का राजा था। और इसके बारे में और आपको जानकारी दे दें कि मगध के बारे में जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक लोग इतिहासकारों को नॉलेज है, यहाँ सबसे प्राचीन वंश था। वंश के संस्थापक जो थे मगध के, उसका नाम था बृहद्रथ। ये सबसे प्राचीन वंश के मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम बृहद्रथ था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। उस समय गिरिवर्ज बोला जाता था। और इसी का शासक 6ठी शताब्दी में मगध का शासक बिंबिसार हुआ। और इसने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगृह ही बनाई। 544 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पे बैठा बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार गद्दी पे बैठा। बिंबिसार ने कुछ और भी काम किए, जैसे इसका एक राजवैद्य जिसका नाम था जीवक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवक। इसको बौद्ध महात्मा बुद्ध के शरणों में ये बिंबिसार इस जीवक को भेजा था। और साथ में जब पांडु रोग से ग्रसित थे अवंती के राजा प्रद्योत, पांडु रोग से ग्रसित पूछता है क्वेश्चन, किस रोग से? पांडु रोग से। तो इसने उसके संरक्षण के लिए जीवक को ही वहां पे भेजा था। साथ में अपने राज्य के विस्तार के लिए इसने ये राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और वैवाहिक संबंध में सबसे पहले कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की। और साथ में चेटक की पुत्री चेलना से भी ये शादी की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, बिंबिसार के बाद इसका बेटा अजातशत्रु आया, जो इसी को मार के गद्दी पे बैठा अजातशत्रु। इसी अजातशत्रु के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु का अन्य नाम जो है, इसको उपनाम कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ये कब बैठा था? 493 ईस्वी पूर्व में ये बैठा था गद्दी पे। और ये जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। इसे जैन धर्म का अनुयायी था और इसे कुनिक भी कहते थे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन में आपको बता दें कि सभी का राजधानी भी पूछता है कहाँ पे है। तो मगध का आपको पता ही चल गया, गिरिब्रज, जिसको राजगृह भी कहते हैं। अच्छा, कौशल की राजधानी जो है ये सर्वसती है, लिख लीजिए सर्वसती। ये कहाँ पे पड़ती है? नोट कर लीजिएगा, ये यूपी में फैजाबाद के करीब पड़ती है। अच्छा, अवंती की राजधानी पूछता है उज्जैनी है, या कहीं कहीं इसको महेशवती भी देता है। ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वत्स जो है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, लिख लीजिएगा कौशाम्बी। और ये इलाहाबाद के क्षेत्र में यूपी में पड़ता है। तो सभी की राजधानी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी को डीसी में रूपांतरण करने वाला यंत्र बताना है। तो आपको बता दें, दृष्टिकारी जो है एसी को डीसी में, इसको इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं, यही एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। और एक और करता है जिसका नाम है पीएन जंक्शन, ये भी एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। अच्छा, और ऑप्शन के बारे में देख ले तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत वोल्टता को उच्च या निम्न करता है, उच्च अथवा निम्न करता है विद्युत वोल्टता को। प्रेरण कुंडली क्या करती है? तो ये धारा परिवर्तन को रोकने में मदद करती है। धारा परिवर्तन को रोकने में प्रेरण कुंडली मदद करती है। जहां तक बात है जनित की, यानी ट्रांसफार्मर की, डायनेमो की, जनित डायनेमो इंग्लिश में बोला जाता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है, डायनेमो किसको किस में बदलता है? तो याद रखिएगा यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। तो दूसरे क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारियां मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो आपको बता दें, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है?
मीथेन है। आपको बता दें बायोगैस यानी गोबर गैस में सबसे ज़्यादा CH4 पाया जाता है लगभग 55%, और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है लगभग 35%। तो सबसे ज़्यादा क्या है, CH4 यानी मीथेन इसका प्रमुख घटक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो एथिलीन दिया है, एथिलीन किसके, सभी जानते हैं ये फलों को पकाने में एथिलीन हाइड्रोक्साइड है। ये C2H4 इसका आणविक सूत्र, C2H4 आणविक सूत्र होता है, और ये फलों को पकाने में नोट कर लीजिए, फल पकाने में काम आता है। अच्छा, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन का प्रयोग, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसका फार्मूला C2H2 होता है, और इसका क्या प्रयोग है, तो वेल्डिंग करने में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग होता है एसिटिलीन का। एथिलीन हो गया किसका, फलों को पकाने में, और मीथेन गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है 55%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी फ्रेंड्स इस वीडियो से लाभ उठा सके। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण वायु से कांच में जब जाती है तो क्या होता है, तो बता दें सरल माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है, और साथ साथ तरंगदैर्घ्य के साथ साथ माध्यम में जब हो तो वेग भी क्या होता है, घट जाता है। तरंगदैर्घ्य के साथ साथ क्या होगा, वेग भी घट जाएगा, जबकि उसके आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो तरंगदैर्घ्य में बदलाव होता है, वेग में बदलाव होता है, जबकि आवृत्ति में उसके कोई बदलाव नहीं होता है। तो तरंगदैर्घ्य उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बता दें सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, और ये रॉलेट एक्ट के समय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, रॉलेट एक्ट के समय। अच्छा, रॉलेट एक्ट को बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता है। और बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में बहिष्कृत वर्ग, जो निम्न वर्ण के बहिष्कृत वर्ग थे, उसके लिए खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन बनाई थी। खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में बहिष्कृत वर्ग, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसे थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति सभी जानते हैं, नगरीय थी। ये नगरीय सभ्यता थी जिसकी खोज सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की थी, सिंधु सभ्यता की खोज। और ये कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि कांसा का सबसे पहले यहीं पे प्रयोग हुआ था, तांबा का भी प्रयोग सबसे पहले यहीं पे हुआ था। तो ये कांस्य युगीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। इसके 6 शहर को बड़े शहर का नाम दिया गया है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, चालुद्रो है। तो ये याद रखिएगा। जनरली पूछा जाता है हड़प्पा की खोज, तो याद रखिएगा हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला जिसको कहते हैं, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको राखल दास बनर्जी ने खोजा था, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो आपको बता दें 1857 के विद्रोह को जो BD सावरकर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध बोले हैं, BD सावरकर ने, याद रखिएगा, BD सावरकर। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के सैनिक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले हैं। 1857 की शुरुआत कैसी हुई थी, तो याद रखिएगा 34 इन्फेंट्री नेटिव में मंगल पांडे जो एक सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था, तो चर्बी और गाय वाला कारतूस को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए उनको मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1957 को ये फांसी पे अंग्रेजों ने लटका दिया। और इसी के विरोध में पूरे सैनिक में विद्रोह हो गया, और 10 मई 1857 से ये पूरे जगह पे फैल गया। यहीं से मेरठ से यहाँ शुरुआत हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कठोर जल निम्न में से धात्विक तत्व कौन कौन होता है, तो आपको बता दें कि कठोर जल में धात्विक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन होता है। अब कठोर जल की बात हो रही है, तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। एक होता है अस्थाई या एक होता है अस्थाई।
तो अपने बुक में नोट कर लीजिए। अस्थाई में क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट नोट कर लीजिएगा अस्थाई में। और अस्थाई में क्या होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के साथ क्लोराइड नाइट्रेट और आयरन ये सभी होते हैं, क्लोराइड नाइट्रेट आयरन सब होते हैं। ये क्या होता है, अस्थाई। तो ये नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बता दें आपको मौर्य वंश का अंतिम शासक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसी बृहद्रथ को हरा के शुंग वंश के शासक पुष्पित शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईस्वी पूर्व में। इसी बृहद्रथ को हरा के क्या किया था, पुष्पित याद रखिएगा, पुष्यमित शुंग ने शुंग वंश या ब्राह्मण वंश को भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, ये भी कहीं पूछ जाता है, तो याद रखिएगा देवभूति, नाम याद रखिएगा, देवभूति। और देवभूति को किसने हत्या की थी, तो वासुदेव ने हत्या करके कन्नौ वंश की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र, 10वां क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राज्य से है, तो आपको बता दें सातवाहन राज्य से। हुआ यूं था, अभी ऊपर ही हम चर्चा किए हैं कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा के मार कर किया शुंग वंश की स्थापना। इसके अंतिम शासक कौन थे, तो देवभूति थे। देवभूति को मारकर वासुदेव ने कन्नौ वंश की स्थापना की, वासुदेव ने कन्नौ वंश की स्थापना की। और कन्नौ का अंतिम जो शासक था उसका नाम था, याद रखिएगा, कन्नौ के अंतिम शासक का नाम था सुशर्मा। इसको मार के सातवाहन वंश सिमुक ने मारा था, और उसके बाद सुशर्मा की हत्या कर दी किसने, सिमुक ने। और इसी सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, इसी सिमुक में सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन वंश में प्रमुख शासक थे सिमुक था, गौतमी पुत्र सातकर्मी थे, और सातकर्णी थे, वसुमित्र थे, ये सभी इसके प्रसिद्ध सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक थे, याद रखिएगा। और इस सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी जो बनाई है, ये आपको बता दें कि सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में अपनी राजधानी बनाई है। नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी, तो आपको बता दें मौर्य शासक अशोक की 5 रानी थी, जिसमें मात्र एक उनका बेटा था, और वो रानी के गर्भ से हुआ था, कारुवाकी के गर्भ से मात्र एक बेटा अशोक का हुआ था। 5 रानी का नाम नोट कर लीजिए। 5 रानी का नाम, पहला का नाम देवी था, बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, देवी। दूसरा का नाम था कारुवाकी, ये जो है। तीसरा का नाम था पद्मावती। चौथा का नाम था अश्वघमित्रा, और 5वां था तिस्यरक्षा। याद रख लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, देवी, कारुवाकी, पद्मावती, अश्वघमित्रा और तिस्यरक्षा। और यही जो एक इनका लड़का था, इसी के गर्भ से हुआ था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, तो आपको बता दें सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाला उत्तम लेंस होता है, ये याद रखिएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतना ही वस्तु छोटी दिखाई देती है, जितना छोटा करेंगे उतना छोटी दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हर्षवर्धन किसके काल में आया था, तो चीनी यात्री हर्षवर्धन ह्वेनसांग के काल में आया था, चीनी यात्री हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन ने क्या किया, तो आपको बता दें हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, इसी को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। नीति का पंडित भी इसी को कहा जाता है, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। तथा वर्तमान सातकर्णी, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, वर्तमान शाक्य मुनि, तो इसके इन नामों से इसको संबोधित किया जाता है। और ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, और साथ में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए ये भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, ह्वेनसांग। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है एक और, यहाँ पे
फाहियान की, तो ये बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये गुप्त वंश में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया था। ये भी चीनी ही यात्री था, ये भी चीन का था। और ये लगभग एमपी के सभी राज्य को संस्कृति के बारे में वर्णन इसने किया है और जनता को वहाँ क्या सुखी बताया है। इतिसंघ 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ये इतिसंघ भारत आया था और नालंदा विक्रमशिला में अपनी वर्णिका किया, यानी अपना नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा विक्रमशिला के बारे में जानकारी दी है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो ह्वेनसांग है इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में सभी जानकारी मिलती है। उसका नाम याद रखिएगा, CU की पूछता एग्जाम में। लगभग 15 साल तक ये भारत में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारक शक्कारी कहलाए? तो आपको बता दें शकों को पराजित चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और उसी के वजह से इसको शकारी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। अच्छा, कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराया। अच्छा, समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए इसको पाया गया है सिक्के पे वीणा बजाते हुए, इसलिए बोला गया कि वे संगीत प्रेमी था। साथ में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर राजधानी थी। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो थानेश्वर जो थी वर्धनों की राजधानी थी। आपको बता दें कि थानेश्वर जो है वर्धन जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश, इसकी राजधानी जो थी पुष्यभूति वंश की स्थापना पहले याद रखिएगा पुष्यभूति ने कराया था। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने कराया था, इसी को वर्धन वंश बोलते हैं। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर। थानेश्वर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसी के राजा जो हर्षवर्धन थे शशांक को पराजित करके कन्नौज राजधानी लेके चले गए थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, गोपाल थे। और इसकी राजधानी जो थी मुंगेर थी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था? पहला अरब शासक जो था सिंध का राजा, सिंध पे सबसे पहले सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सबसे पहले 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, भारत के सिंध प्रांत में। उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम याद रखिएगा, दाहिर नाम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण की थी। काफ़ी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्न में से क्या स्रावित होता रहता है? तो आपको बता दें अंतःस्रावित ग्रंथियों में से निम्न में सभी में से हार्मोन हमेशा स्रावित होता रहता है। अच्छा, अंतःस्रावित ग्रंथियाँ कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, औटू ग्रंथि है, पराओटू ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावित ग्रंथि है और इसमें से हमेशा हार्मोन स्रावित होता रहता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, हाइड्रोकोलमिक हमारे खाना पचाने के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, सुलह कुल की नीति जो थे अकबर ने अपनाया था सुलह कुल की नीति। और इसने बोला था, इसी ने नारा दिया था विश्व शांति का, यूनिवर्सल टॉलरेंस का। तो सुलह कुल की नीति मुगल सम्राट अकबर ने अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलह कुल का मतलब सबका साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासन काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें आपका शाहजहां के काल में मयूर सिंहासन बना था। और आपको ये बता दें इसका नाम तख्ते ताउस भी कहीं कहीं दिया रहता है, तख्ते ताउस। और आपको बता दें इसमें 1150 किलो के लगभग सोना लगा था और साथ में 250 किलो के लगभग
हीरे जवाहरात यानी रत्न लगे थे। 1150 किलो, समझ जाइए कितना, और 250 किलो इसमें हीरे जवाहरात यानी रत्न लगे थे। और इसी में कोहनूर हीरा याद रखिएगा, इसी सिंहासन में लगा था। और इसको कौन लेके चला गया, तो याद रखिएगा 1739 में कौन लेके चला गया, नादिर शाह। भारत पर आक्रमण किया और वो लेके चला गया, नादिर शाह ईरान लेके चला गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट में किसे आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो आपको बता दें औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसके श्रेय दिया है, तो बता दें कि 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग के, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, 57 का विद्रोह इन्हीं के काल में भी हुआ है, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की सहायता से हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लॉन्च किया था, यानी ये लागू किया था। और इसमें लगभग राजा राम मोहन राय का भी हाथ है, राजा राम मोहन राय, लेकिन मेन काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सभी को क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट है, सबको बारीकी से देखिए और सभी को डायरी मेंटेन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का वीडियो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि बुक के लिए 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज मिला है। इनके द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रीय गान है आमार सोमार, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, वो भी इन्हीं ने लिखा था। और साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर में और भी ग्रंथ की लिखी थी, जिनका नाम है द रिलीजन ऑफ मैन और क्रिएटिविटी, यूनिटी एंड पर्सनालिटी, ये सब इन्होंने ही लिखा था 1913 में गीतांजलि के लिए। उनको 1910 में ये लिखे थे और 13 में इनको एशिया का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे, तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना किए थे। और महात्मा गांधी भी दांडी यात्रा और ये सब काम ये महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आपको बता दें सबसे पहले डी कर्वे ये नहीं होगा, यहाँ पे DK कर्वे होगा। DK कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1916 में पूना यानी मुंबई में महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्कूल खोला, जो बाद में श्रीमती नाथीबाई दामोदर महिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो DK कर्वे थे। पूरा नाम इनका है, लिख लीजिए, धोनरो केशव कर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक देवमंडल में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो आपको बता दें इंद्र सबसे बार 250 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, और उसके बाद अग्नि का है 200 बार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंद्र थे, जिसका उल्लेख 250 ऋचा में किया गया है। तो ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुलोम विवाह वह विवाह है जिसमें वर का वर्ण क्या होता है, वर्ण जो है वधु के वर्ण से क्या होता है, तो आपको बता दें वर का, जिसमें वधु का वर्ण वर के यानी लड़का जो है उच्च कोटि का होगा और लड़की निम्न कोटि की होगी। अब ये है अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम में क्या होगा, अनुलोम में क्या होगा, लड़का उच्च कोटि का, लड़की निम्न कोटि का। प्रतिलोम में लड़की उच्च कोटि की हो जाएगी, जस्ट उल्टा, और लड़का निम्न कोटि का हो जाएगा। तो इसको प्रतिलोम विवाह बार बार आता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में क्या वर्णित किया, तो बता दें ये संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें क्या व्याख्या है, तो मौर्य काल के बारे में और मौर्योत्तर कालीन राजनीतिक के बारे में इसमें व्याख्या है अष्टाध्यायी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृच्छकटिनम का लेखक कौन है, तो बता दें मृच्छकटिनम का जो लेखक है शूद्रक है, और शूद्रक ने एक और चीज लिखा है जिसका नाम है विभास दत्त। विभास दत्त, याद रखिएगा, इसने शूद्रक नहीं लिखा है। अच्छा, वामभट्ट क्या लिखा है, हर्षचरित्र की स्थापना वामभट्ट ने की है, हर्षचरित्र। और कालिदास, कल ही के वीडियो में आया था, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत ये सब की रचना कालिदास ने की है। ऋतु संहार भी कालिदास किए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रयी का अभिप्राय है, तो वेद 4 हैं, पहले जान जाइए त्रयी किसे कहते हैं। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे बाद का वेद चूंकि अथर्ववेद है, तो पहले ऋग्वैदिक काल में 3 ही वेद आया था, इसी के त्रय कहते हैं। तो 3 वेद को ही त्रय कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। अथर्ववेद बाद का वेद है। और ये वेदों की रचना कौन किए थे, तो आपको बता दें वेदों की रचना कृष्णदेवपैन वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी। ये 3 वेदों को त्रय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो आपको बता दें किताबुल हिंद जो है अल बुरूनी की रचना है। और अल बुरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ ही भारत आया है, और इसी ने किताबुल हिंद, यानी इसको एक और नाम से जानते हैं तहकीके हिंद, इसको भी याद रखिएगा। और इसी भारतीय इतिहास पे महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, भारत की खोज, हिंदी इसका होता है। तो ये मोहम्मद गजनबी जो 17 बार भारत पे आक्रमण किया, सोमनाथ लास्ट इसका क्रम था, इसके साथ आए थे अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में आमिर खुसरो ने किसकी रचना की है, तो आमिर खुसरो ने नूर सिपहर की रचना की है। और आपको बता दें नूर सिपहर की रचना आमिर खुसरो ने की। और आमिर खुसरो सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में रहने वाले ये इंसान है। कब से कब तक, तो बलवन के शासनकाल से जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक ये थे, सबसे ज़्यादा काल देखें तुगलक, मोहम्मद बलवन से तुगलक तक ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें पृथ्वीराज रासो क्या लिखे हैं, तो इसमें पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखे हैं, राजतरनी कल्हन की राजतरनी है, अकबरनामा अबुल फजल लिखा है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफीवाद किसके घनिष्ठ संबंधित थे, तो आपको बता दें जो सूफीवाद थे इस्लाम धर्म के घनिष्ठ संबंधित थे, और जिसमें इसमें जो थे जो इनका स्टूडेंट थे सूफियों का, उनको क्या बोला गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, मुरीद कहा जाता है। जैसे भारत में जो हैं चिश्ती समुदाय के लोग हैं, तो ये सूफी क्या करते थे, सूफी शब्द का ओरिजिनल मतलब होता है पवित्रता, याद रखिएगा। और ये क्या करते थे, सुधारवादी आंदोलन से समझते थे, यानी लोगों को अच्छा करना इनका काम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समर्थ रामदास किसके गुरु थे, तो आपको बता दें समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। अच्छा, शिवाजी के 2 गुरु थे, एक थे आध्यात्मिक गुरु जो रामदास थे, और एक थे राजनीतिक गुरु, ये भी नोट कर लीजिए। और राजनीतिक गुरु कौन थे, कोंडदेव थे, नोट कर लीजिए। राजनीतिक गुरु कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास थे। और शिवाजी का सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत प्रभाव जो पड़ा है उनके दिमाग पे, वो उनकी माता जीजाबाई पे पड़ा है, माँ जीजाबाई पर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में कौन कृष्ण का आधारक नहीं है, तो आपको बता दें कि मीरा दास ही हैं, ये कबीर नहीं है, चैतन्य और सूरदास भी होगा। कबीर नहीं है, कबीर जो थे कस्वरवाद पर भी विश्वास रखते थे। और इनके जो एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था धर्मदास, इसने इनके वाणी को बीजक किताब में वर्णित किया है, संग्रह जो है बीजक किताब में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया, तो नवजीवन और यंग इंडिया कौन किए थे, महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किए थे। और भी महात्मा गांधी का फेमस बुक है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और साथ में हिंद स्वराज भी इनका
इन्होंने ही पत्रिकाएं स्टार्ट की थी। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुड़वा नहर किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जुड़वा नहर तो आपको बता दें हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। और इनके बीच कौन सी नदी बहती है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा मूसी नदी। इनके बीच मूसी नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ये लौ क्षेत्र के लिए जाना जाता है, लौ क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोन नदी का स्रोत कहाँ पे है? तो सोन नदी का स्रोत आपको बता दें अमरकंटक में है। अमरकंटक के पहाड़ियों के बीच सोसा कुंड से ये निकलता है और पटना के स्थित गंगा में ये आके मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, निम्नलिखित में से कौन एक परवाल द्वीप है? तो कल ही के सेट में ये भी क्वेश्चन आया था। तो लक्षद्वीप क्या है? एक परवाल द्वीप है। अच्छा, कल ये भी हम बताए थे कि भारत में कुल भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 274 है, जिसमें अकेले बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। तथा अरब सागर में कितने द्वीप है? 43 द्वीप है अरब सागर में। और बाकी बचे 37 द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में, जो परवाल से निर्मित है। और इसी द्वीप में सबसे ज़्यादा नारियल भी बताए थे कि सबसे ज़्यादा नारियल का पेड़ इसी द्वीप में है। और साथ में इस द्वीप का नाम एक बताए थे कल ही के सेट में। इस द्वीप को क्या कहा जाता है? सैलानियों का स्वर। याद रखिएगा, आज फिर बता देते हैं, सैलानियों का स्वर, सैलानियों का स्वर, सैलानियों, नोट कर लीजिए, का स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। और इसका निर्माण मुंबई पर बहुत सारा मालवाहक पोत आने के मतलब भीड़ भाड़ के चलते उसको कम करने के लिए ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को मुंबई में स्थापित किया गया। इसका एक और नाम है, इसको नोट कर लीजिए, नवासोका इसका नाम है, नवासोका। नवासोका नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह से दबाव कम करने के लिए इस बंदरगाह की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो आपको बता दें इस ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखीय झील बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी फसलों के अत्यधिक सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अत्यधिक सर्वाधिक क्षेत्र है? तो आपको बता दें इन चारों में जो है बिहार सबसे अधिक क्षेत्र में फसल बोए जाते हैं। लगभग 80% भूमि यहाँ की कृषि योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला? तो बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार इतना है, 10,40,99,452। अच्छा, ये टोटल भारत की आबादी का 8.6% है, ये भी याद रखिएगा। एक और चीज़, ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 12वां नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आम्रवर्षा क्या है? तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मार्च और अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अच्छा, इसको आम्र नाम क्यों कहा गया? क्योंकि इसी समय जो आम जो है पकता है, तो इसको केरल के तरफ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो बता दें 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो दक्षिणी क्षेत्र हट गया था, इसके बाद वर्तमान बिहार स्वरूप में आया, तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के जब नहीं हटा था उस समय पूरे बिहार में 13 प्रमंडल 55 जिले थे, लेकिन अब जो हो गया है 9 प्रमंडल और
39 जिले। उस समय 38 था, एक बढ़ गया 2001 में जब अरवल जुट गया तो अब 39 जिले हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम बताना है। नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, तो बताना है ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर सबसे पहले कौन आएगा? गंगा आ जाएगा। तो 2 में गंगा है, ठीक है। नर्मदा नहीं होगा, गंगा होगा, सॉरी हाँ, गंगा के बाद नर्मदा। नर्मदा आपको पड़ेगा गुजरात के क्षेत्र में। जो ये अगर भारत की नक्शा बनाए हम तो यहाँ पे नर्मदा आता है, तो यहाँ पे गंगा हो गया, यहाँ पे नर्मदा हो गया। महानदी आपको उड़ीसा में यहाँ पे पड़ता है, और उसके बाद गोदावरी जो सबसे नीचे पड़ता है। तो ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। तो फिगर से ही आपको स्पष्ट है, जो महानदी उड़ीसा के पास पड़ता है, यहीं पे उड़ीसा में महानदी पे हीराकुंड बांध है, और नर्मदा जो है गुजरात के तरफ, और फिर गोदावरी नीचे है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम जो है वो सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम जो है वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक 1600 किलोमीटर तक लगभग ये फैला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, कलसुबाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? तो बिहार की खरीफ फसल कौन होगा? तो गेहूं, जौ, चना, जौ, ये सब रबी फसल है, तो बचा धान खरीफ फसल हो जाएगा। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से विस्तृत है? तो थार जो रेगिस्तान है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? अफ्रीका, सहारा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये जो है कोयले के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है? मुख्य मसाला उत्पादक कौन सा, इनमें से कौन सा क्षेत्र है? तो बता दें आपको कि मालवार तट जो पड़ता है, ये आपको गोवा से लेके ये इधर जो ये क्षेत्र होता है, ये मालवार तट कहते हैं, जिसको पश्चिमी तट भी बोला जाता है। ये आपको गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इस सब को जोड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाला में काली मिर्च होता है, लौंग होता है, ये सब प्रमुख, लौंग, काली मिर्च, ये यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। तो ये मालवार तट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। तो आपको बता दें, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गर्म एवं आर्द्र जलवायु। गन्ना जो है वो गर्म एवं आर्द्र जलवायु में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया, स्थिर आवेश अगर हो जाएगा तो वो अंतरक्रिया यानी कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों हेतु विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रम की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो खिदमत इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया सबसे पहले जान जाइए। तो भौतिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो वास्तविक बनावट एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना कोई नया पदार्थ बनता है, जबकि रासायनिक प्रक्रिया में नया पदार्थ बन जाता है जिसका गुण जो है मूल पदार्थ पहले वाले पदार्थ में सर्वथा भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा लोहे का रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो लोहे का मोर्चा होना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध का दही होना रासायनिक अभिक्रिया है, और काष्ठ का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जल का लवण में घुलना, ये एक भौतिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देखिए थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है धोवन सोडा। तो धोवन सोडा कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा क्या होगा? सोडियम
कार्बोनेट धोवन सोडा होगा। और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और इसका प्रयोग जो होता है कागज उद्योग में किया जाता है, ग्लास निर्माण में किया जाता है, जल की कठोरता हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दूसरा है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका प्रयोग डिटर्जेंट बनाने के रूप में किया जाता है। तीसरा है तूतिया। तूतिया क्या है? तो तूतिया जो है ये बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। और कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, इसको नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता याद रखिएगा, नीला थोता। इसका CuSO4 5H2O होता है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, विद्युत सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो बच गया हाइपो, ये सोडियम थायोसल्फेट होता है। और सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र NO2H2O3 होता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका क्या बन गया? A नंबर। सभी को बारीकी से डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ओलंपिक 2020 में मेजबानी करेगा? तो अभी हाल फिलहाल में कैंसिल हो गया है, जो टोक्यो में होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कभी नहीं रहे हैं? तो मोहनटांगू सिंह अहलुवालिया, रघुराम राजन थे, मनमोहन सिंह भी थे और बिमल जमाल भी थे। मोहनटांगू सिंह अहलुवालिया नहीं थे। अच्छा, भारत के रिजर्व बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। अच्छा, प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसनबोर्न स्मिथ, जो 1935 में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी लुई विलियम डिरोजिया। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। यंग बंगाल के आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त करना और प्रेस की स्वतंत्रता। इससे पहले भी बताए थे, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त करना, ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद पर कौन आया? तो बता दें, सबसे पहले जयराम दास दौलत राम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो कल ही का आया था 9वीं, और 12वीं पंचवर्षीय 12 से 17 तक। इसको कौन निकालता है? योजना आयोग। लेकिन अब योजना आयोग खत्म होकर नीति आयोग बन गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 से, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी घाटी जिसमें भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के बता दें नवादा जिले में ये पड़ता है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, नालंदा नहीं होगा, मगर हाँ नवादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों में कौन सा सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो आपको बता दें कि जो C4 टाइप की जो फसलें होती है, जिसमें गन्ना, कपास ये सब आते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है। और जो C3 होती है, जिसमें गेहूं, धान ये सब चीज़ आते हैं, ये इसमें थोड़ा कम होती है। तो A और B 2 हो जाएगा, इसलिए E इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा चाय तथा कहवा की खेती के लिए सही है? तो आपको बता दें, चाय की खेती जो है, चाय की खेती 2460 समुद्र तल से 2460 मील की ऊंचाई पर होता है, जबकि कहवा की खेती के लिए 900 से 1200 मील ऊंचाई चाहिए। तो क्या होगा? चाय की खेती ऊंची होगी और कहवा नीचे होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावार अधिक कतर ऊंचाई पर होती है। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। तो 66 बेस्ट क्वेश्चन हमने आज करवाया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर आएंगे 9वां सेट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमेशा इसको रिवीजन करते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सेट के क्वेश्चन है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।